नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहेज। पहाड़ों की तलछटी में बसा है आमबाला गांव। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक छोटा सा प्यारा सा गांव, जहां एक तरफ पहाड़ हैं तो उन पहाड़ों से झरते सतमुखी झरने, उनमें चार चांद लगा रहे। इसी गांव में एक परिवार है, राजेश का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी, वह खुद और उसकी चार बच्चियां हैं। आर्थिक स्थिति से ठीक ठाक राजेश ने अपनी तीनों बेटियों की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजेश की चारों बेटियां हर बात में एक से बढ़कर एक, पर हर भाग्य सदा कहाँ एक सा रहता है। राजेश को भी सदा अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता सताती रहती। चारों नित अमरबेल की तरह बढ़ती जा रही थीं। जल्द ही बड़ी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश के लिए राजेश को कभी यहाँ कभी वहाँ जाना पड़ रहा। हर जगह योग्यता का तो बस एक ही पैमाना रह गया, जिसका सीधा साधा मतलब है सौदा। हर योग्य लड़के का माँ बाप एक सौदे की तरह भाव तौल करने लगता। लड़की वालों से सबका बस यही प्रश्न है कि दहेज कितना करोगे। एक महाशय की तो पूछो ही मत, पहले ही लिस्ट बना के बैठे हैं और कहते हैं कि मुझे इस लिस्ट के हिसाब से दहेज चाहिए। ऐसे लोभी कीड़ों के मध्य घूम घूम कर राजेश की तो दिमाग की नसें ही फटने लग गई जाती। वह सोचता है कि पहली बेटी में ही मेरा ये हाल है, अभी तो तीन और हैं। ये सोच उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता। वह भगवान से प्रार्थना करता अपनी बच्चियों के लिए, पर होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता। राजेश जी एक दिन योग्य वर की तलाश में जा पहुंचे, एक ऐसे दरवाजे जिसमें लालच भी कूट कूट कर भरा था, पर मांगने में भी शर्म थी। राजेश जी को लगा, चलो देर से ही सही, योग्य दरवाजे तो पहुंचे। पर उन्हें कहाँ पता था, जिस दरवाजे वो खड़े हैं उसमें रहने वालों के अनेकों चेहरे हैं। इनसे जब परतें उठेंगी तब वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत होगी। राजेश जी साथ आए व्यक्ति के साथ भीतर चले गए। लड़के वालों ने खूब आवभगत की। बेटी होना और बेटी का बाप होना कितने गर्व की बात है, इस विषय पर लड़के वालों ने खूब कसीदे पड़े। राजेश जी ठहरे भोले भाले आ गए चिकनी चुपड़ी बातों में। समझ नहीं पाए बेचारे इस बात को कि ये जो शहद मिलाकर बातों का जो रस पिलाया जा रहा है, इसका असर बड़ा कटु होगा। राजेश जी को लगा कि यह घर परिवार उनकी बेटी सुहानी के लिए उपयुक्त रहेगा। उनको कहाँ भविष्य का ज्ञान था कि मिस्री जैसी बोली बोलने वाले ये लोग जल्द ही आस्तीन में छुपे सांप सरीखे डस लेंगे सुहानी की सुहानी, डस लेंगे उसके सभी गुणों को। इनका जहर सुहानी के गुण रूपी अमृत पर भारी पड़ जाएगा। राजेश जी ने लड़के को देखा परखा, उन्हें सब ठीक लगा। लड़का सरकारी विभाग में जो था। राजेश की तरफ से हाँ होते ही साथ आए व्यक्ति ने लड़के वालों से लड़की देखने की बात की। तब उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुन राजेश ही निहाल हो गए। लड़के का पिता बोला, जी लड़की का क्या देखना है जी, वो कोई गाय बकरी थोड़ी है ना है जो जांची परखी जाए। अच्छी होगी क्यों किसी की बेटी को यूं सुंदरता और योग्यता के तराजू में तोलना। जोड़ियां तो जी भगवान ही बनाता है, आपने जो भी मोहरे है भगवान की लीला के हैं। इतना कहे उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उनकी बातों को सुन राजेश ने सोचा, इतने नेक विचार, लगता है मेरी बिटिया सुहानी की किस्मत हीरे सी चमक उठेगी जब वो इस घर में अपना कदम रखेगी। ऐसी ऊंची सोच वाले तो कर्मों से मिलते हैं। राजेश जी सोच सोच के खुश हो गए। उन्होंने लड़के वालों से पूछा, जी आप लोगों को लगे बिटिया को देखना है या मिलना है, जरूर बताएं। हाँ जी जरूर, लड़के की माँ फटाक से बोली। ऐसा करते हैं, इसी रविवार को ही हम घर के लोग आकर लड़की भी देख लेंगे और शगुन भी कर जाएंगे। आप बस तैयारियां कीजिए। राजेश ने साथ वाले व्यक्ति के कोहनी मारी और इशारा किया कि लेन देन के बारे में पूछ लो। राजेश आज ही सब क्लियर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कल को किसी बात की कमी न निकल आए। राजेश के साथ आया व्यक्ति जो दोनों परिवारों को जानता था, वही दोनों परिवारों को मिलाने की मंशा से राजेश को लाया था। उस व्यक्ति ने सपाट शब्दों में लड़के के पिता महेश से पूछ ही लिया, लेन देन की बात कर लेते हैं। राजेश बेटियों का बाप है, इसने अपना हिसाब किताब भी देखना है। लेन देन स्पष्ट हो जाए तो कल को कोई चिंता परंतु वाली बात ना रहे जी। इस बार राजेश जी बोल ही पड़े। लड़के के पिता महेश ने कहा, क्या बात कर रहे हो, हमें लेन देन नहीं चाहिए। हमने लेन देन का क्या करना है, हमें थोड़ी बरतना है। आपकी बेटी है, आपकी मर्जी, कुछ दो या ना दो।
फिर भी आपका पुत्र सरकारी महकमे में है, कोई जायज़ नाजायज़ मांग है भी तो अभी बात को खोल लेते हैं, नहीं तो बाद में परेशानी ना आए किसी बात की। राजेश ने कहा तो प्रत्युत्तर में महेश ने मना कर दिया। महेश की पत्नी कावेरी, जो अभी तक बैठी कसमसा रही थी, बोल उठी। कोई माँ बाप अपनी बेटी को खाली हाथ तो विदा करता नहीं। अपनी और अपनी बेटी की खुशी के लिए हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए जो बन पड़ता है करते ही है। राजेश जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बेटी का बाप हूं ना, डर लगता है कल को कोई कमी रह गई तो। महेश, आप बेफिक्र होकर तैयारियां कीजिए, हम रविवार को आते हैं। महेश जी हाथ जोड़कर वहां से जैसे ही विदा हुए, वैसे ही कावेरी ने महेश को घेर लिया। कावेरी, कैसी बात कर रहे थे आप? जी, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरा बेटा सरकारी महकमे में है, कोई मामूली बात नहीं है ये। यदि बहू दहेज नहीं लाई तो मैं अपनी सखी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप भी ना हद करते हैं। मेरा एक ही तो बेटा है, कितने नाजों से पाला है मैंने, कितने अरमान जुड़े हैं मेरे उसकी शादी को लेकर। मैं अपने अरमानों पर पानी नहीं फिरने दूंगी, कहे देती हूँ अभी। हाँ महेश, अरे अरे, मैं कौन सा मूर्ख हूँ, आज तक बेटे पर खर्चा ही खर्चा किया है। आजकल के ज़माने में इतना आसान नहीं है बच्चे को पढ़ा लिखा कर सरकारी विभाग में ऊंचे पद तैनात करवाना। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने, अब उन पापड़ों को इकट्ठा करने की बारी आई है तो मैं कौन सा पीछे हटूंगा। किसी बेटी के बाप के लिए भी तो आसान नहीं होगा सरकारी कर्मचारी के घर बेटी ब्याहना। मोटी रकम साफ करनी पड़ती है सरकारी दामाद के लिए, ये बात तो राजेश साहब भी भली भांति जानते होंगे। बिन सोचे समझे थोड़ा उन्होंने हमारा दरवाजा खटखटाया होगा। तुम भी नाहक चिंता करती हो, तुम तो बस तैयारियां शुरू करो, पार्लर सालर जाओ, तुम्हारे इकलौते पुत्र के लिए लड़की देखने जो जाना है। कोई मामूली बात थोड़े है, इतना कहे महेश जी मुस्कुराने लगे। कावेरी हंसते हुए, पार्लर के लिए मुझे मोटी रकम चाहिए जनाब। महेश मजाक में, लड़के की माँ को मोटी रकम देने को मना कर के किसने पंगा लेना है जी। इतना कहे उन्होंने अपना पर्स अपनी पत्नी के हवाले किया। कावेरी जी रसोई में चली जाती हैं। आज वे बहुत खुश हैं। इतने में उनका पुत्र आरव घर आता है। आते ही बोलता है, माताश्री कहाँ हो? आपके राजकुमार को भूख सता रही है। कावेरी रसोई से ही आवाज लगा जवाब देती है, खाना टेबल पर पड़ा है, खा लो बेटा। इतना कहे वह अपनी सहेलियों को आज की ताज़ा खबर सुनाना शुरू कर देती है। आरव खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है, अपने लैपटॉप से अपने ऑफिस संबंधी कार्य निपटाने लग जाता है। राजेश ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सुहानी के भाभी ससुराल की खूबियां बताकर वाहवाही बटोरी कि पत्नी के अनुसार ये उनकी बेटी का सौभाग्य और उनके पति की भागदौड़ का प्रतिफल है कि उन्हें इतना अच्छा घर परिवार, इतने अच्छे लोग, ऊपर से लड़का सरकारी विभाग में नियुक्त। वाह जी वाह, आपने तो हीरा ढूंढ लिया सुहानी के लिए। राजेश, बस बस, अब नजर ही लगाओगी क्या? राजेश की पत्नी साधना एकाएक उदास हो गई, फिर उदासी में ही डूबी डूबी कहने लगी, अजी किस्मत का क्या पता है कब पलटी मार जाए। आपको तो पता ही है प्रीति की शादी कितने संपन्न परिवार में हुई, पर उसकी जिंदगी कैसी है, बिल्कुल विपन्नता से भरी हुई। क्या काम इतनी धन दौलत का जब कोई घर में प्रेम से बात ही न करता हो। साधना अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी, जी एक लड़की के लिए शादी एक जुए के समान होता है। नंबर लग गया तो जिंदगी स्वर्ग, अन्यथा मायके में राजकुमारियों की जिंदगी जीने वाली नरक में जीने के लिए मजबूर हो जाती है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है किसी भी माँ बाप की बच्ची खराब किस्मत लेकर पैदा ना हो। राजेश, अरे अरे, क्या कह रही हो? शुभ कार्य करके रहा हूँ। अब तुम कहाँ किस्मत का रोना धोना लेकर बैठ गई? पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, सबकी किस्मत एक सी नहीं होती, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, सुख और दुख मिलाकर ही तो जिंदगी बनाते हैं। अब ऐसा करो, तुम मेरे लिए एक कप अच्छी सी चाय बनाओ, फिर अच्छे मन से तैयारियां शुरू करो। रविवार को तो वे लोग आ ही रहे हैं, तब तुम खुद देख परख लेना। अपनी बच्ची के लिए खोटा सिक्का थोड़ी ना पसंद करूंगा मैं। साधना जी, साधना अंदाजा काम में लग जाती हैं। सबसे पहले वो रविवार के लिए जो जो खाने पीने का सामान बनाना है उसकी लिस्ट बनाती हैं। अगर रिश्ता पक्का होता है तो सुहानी के भाभी ससुराल वालों को देने वाले उपहारों की लिस्ट बनाती है।
उसे चिंता सताए जा रही है, सब कैसे संपन्न होगा। उधर महेश और विपिन की शादी में जो मांग रखनी है उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इन सब से बेखबर विपिन और सुहानी अपने भावी नए जीवन के सुखद कल्पनाओं में डूब रहे हैं। विपिन जहां शिक्षा विभाग में एक अच्छे पद पर कार्यरत है, सुहानी भी इसी लाइन की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं समय समय पर दे रही थी। आज सुहानी को देखने विपिन का परिवार आ रहा है। घर में खूब चहल पहल है। सबको उम्मीद है सुहानी को तो देखते ही पसंद कर लेगा हमारा दामाद। वैसे भी सुहानी है ही चांद का टुकड़ा। चांद में तो फिर भी दाग है, लेकिन हमारी सुहानी तो बेदाग है। जैसे ही लड़के वाले आए, सुहानी की बहनों ने फूलों से उनका स्वागत किया। वे सब अंदर बैठ गए। जलपान का दौर चल रहा था, लेकिन विपिन का ध्यान तो भटका हुआ है। उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही हैं। इतने में उसकी आंखों में चमक आ गई। हमारी सुहानी का आगमन जो हो चुका था, हल्के मेकअप में अप्सरा सी सुंदर लग रही है। जैसे ही अभिवादन के लिए उसने हाथ जोड़े, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वाह! विपिन के दिल में तो बीड़ा के दो तार झनझना उठे। उसने तो उसी वक्त मन ही मन उसे पत्नी रूप में वर्ण कर लिया। बातचीत का दौर चला, सब खुश हैं। कावेरी ने कहा, मैं क्या कहती हूँ जी, सुहानी तो हम सबको भा गई, क्यों ना मंगनी आज ही करें। कावेरी ने भी हामी भरते हुए राजेश से पूछा, क्यों जी, आपके क्या विचार हैं। राजेश नेकी और पूछ पूछ हम तैयार हैं। महेश और कावेरी के कहने पर राजेश भी मंगनी के लिए तैयार हो जाता है। आनन फानन में अंगूठी सहित जरूरी सामान मंगवाया जाता है। इस रस्म के बाद खाने का दौर चलता है। साधना अंदर से सबके लिए तैयार किए गए उपहार लाती है, बाहर टेबल पर करीने से लगा देती है। वापसी में सबको उपहार और मिठाई देकर विदा किया जाता है। घर जाते ही कावेरी सामान को देख नाक भोज से कोड़ लेती है। गुस्से में कहती है, इतना सस्ता सामान दिया है उन्होंने। आप तो कह रहे थे कि उनको आपका स्टेटस पता है, उसी के हिसाब से ही करेंगे। देखो, मैं कह देती हूँ, आप अभी फ़ोन करके उनको अपनी मांगे बता दो या लिस्ट उनके घर भेज दो। अभी भी वक्त है। मैं अपने सहेलियों में अपनी नाक नहीं कटने दूंगी। हाँ महेश, धैर्य रखो श्रीमती जी। इतना गुस्सा, इतना उतावलापन ठीक नहीं मेरी रानी। मैं मध्यस्थ मोहन से आज ही बात करता हूँ, तुम बस शांत बैठो। महेश तुरंत मोहन को फोन लगा देता है और तुरंत घर आकर मिलने की बात कहता है। मोहन के घर आ जाने पर बिना चाय पानी पूछे सीधे मुद्दे की बात बताकर उसने कहता है, आपको हमारे स्टेटस, हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए था। मोहन, देखिए, जब मैं पहली बार आपके घर राजेश जी को लेकर आया था, तब आप अलग राग अलाप रहे थे, अब अलग। देखिए, रिश्ते कोई मजाक नहीं होता। मैंने आज तक कुछ छुपाकर रिश्ते नहीं करवाए। आप दोनों को आमने सामने कर बात करवाई। उस दिन लेन देन के बारे में पूछा भी गया था, तब तो आप मना करते रहे। तो आप यूं तीसरी बात मत करिए। महेश, मैं तीसरी बात कहाँ कह रहा हूँ। मेरा बेटा सरकारी कर्मचारी है। ऐसा दामाद पाने के लिए लोग लाखों लेकर पीछे भागते हैं, पर मैंने खुद चलकर घर आए रिश्ते का मान रखा। क्या गलत किया मैंने? मोहन, देखिए, अपनी बेटी से तो कोई नहीं छिपाता। हर पिता अपनी क्षमता से अधिक करता है ताकि उसकी बच्ची को कोई तकलीफ ना हो। ये लोग भी शादी में अच्छा ही करेंगे। महेश, वो तो आज देख ही लिया कितना अच्छा करेंगे। महेश, देखो मोहन जी, हमें तो ये लग रहा है कि ये दहेज में कुछ न देने वाले। इनको फ्री में हाई क्लास दामाद चाहिए। आप आज ही लिस्ट ले जाइए और उनको बता दीजिए। तीनों की बहस चल ही रही होती है कि ऊपर आरव नीचे आ चुका होता है। वो वार्तालाप का काफी अंश सुन चुका होता है। उसे अपने माँ बाप की सोच पर आश्चर्य होता है। तब अनायास ही उसके मुंह से निकल जाता है, क्या मैं बिकाऊ हूँ पापा? आप लोग शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान क्यों कर रहे हैं? महेश, तुमसे सलाह मांगी किसी ने? नहीं ना, बाप हूँ तुम्हारा। अपनी औलाद से ऐसी उम्मीद नहीं की मैंने। आरब, हाँ पापा, उम्मीद की बात तो मत ही कीजिए आप। मुझे भी अपने जन्मदाता से ये उम्मीद नहीं थी। सुहानी, जिसे मैं अपनी जिंदगी के रूप में चुन चुका हूँ, उम्मीद तो उसे भी होगी मुझसे। याद रखिए पापा, मैं अब सुहानी का मन से वरण कर चुका। अब मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इसलिए आप जो भी करें सोच समझ के करें। आरब गुस्से में वहां से चला जाता है। महेश कहता, मोहन, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। इसने अभी देखा ही क्या है।
आप लिस्ट ले जाइए। मोहन लिस्ट ले तो लेता है पर राजेश तक पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि लिस्ट आरव रास्ते में ही लेकर फाड़ देता है। मोहन से भी इस संबंध में चुप रहने के लिए कहता है, वो खुद संभाल लेगा दहेज वाली बात, आप चिंता ना करें। ऐसा कह वो मोहन को विदा कर देता है। अब वो सोचता है कि ऐसा क्या हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आरव अपने माँ पिता से बहुत प्रेम करता है, वह उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता और सुहानी को भी वह भाभी जिंदगी के रूप में स्वीकार कर चुका है। वह इसी कस्मे कस्मे बाहर पार्क में चक्कर काटता रहा कि कोई रास्ता मिल जाए। वह खुद एक शिक्षक है। आज उसे एहसास हुआ कि बच्चों को शिक्षा देना तो बहुत आसान है, पर बड़ों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, तर्क देना बहुत मुश्किल है। वह इसी उधेड़बुन में घूमता रहा कि अब क्या किया जाए। वह अपने माँ बाप को भी दुखी नहीं करना चाहता था और सुहानी और उसके परिवार की नज़रों में भी दहेज लोभी नहीं बनना चाहता था। उसने अपनी समस्या अपने बहुत ही करीबी मित्र को बताई और उससे सुझाव मांगा कि तुम इस स्थिति में होते तो इस अंतर्द्वंद से निकलने के लिए क्या करते। उसके दोस्त ने कहा कि पहले तो तुम अपना मन अपना दिमाग शांत करो, फिर सोचो, क्योंकि यहाँ सवाल तेरे माता पिता का है। तेरे माता पिता को तू ही अच्छे से जानता है, तू ही उनका सबसे करीबी है, इसीलिए अपने दिमाग को शांत कर और तू खुद सोच कि तूने अपने माता पिता को कैसे हैंडल करना है। वैसे मेरी सलाह मांगते हो तो सुनो, अगर तुम सुहानी को खोना नहीं चाहते और अपने माता पिता को भी दहेज लोभी के टैग से बचाना है तो ऐसा करो, चुपचाप एक बार कोर्ट मैरिज कर लो, जिसकी कोर्ट मैरिज की किसी को कानो कान खबर न होने पाए। फिर अगर वास्तविक पारंपरिक शादी में कोई दिक्कत हुई और तुम्हारे माता पिता ने दहेज के लिए कुछ प्रपंच किया, तब तुम कोर्ट के पेपर दिखा देना। देखो भाई, मैं तो वकील हूँ, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। मेरे पास तो यही एक हथियार है। भावनाओं का, प्रेम का मामला वह मेरे बस में नहीं। वह मामला तुम समझो दोस्त। इतना कहे वह कर चुप हो गया। विपिन उलझता रहा, क्या करें। फिर उसने सुहानी को फोन लगाया और उसे मिलने को कहा। हालांकि सुहानी से वह पहली बार इस तरह अकेले में मिल रहा था, उसे थोड़ी झिझक भी महसूस हो रही थी। वह क्या सोचेगी, लेकिन वह सुहानी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। अपने माता पिता की सोच की वास्तविकता से अवगत करवाना चाहता था। इसलिए उसने उसी वक्त सुहानी को उसके घर के पास वाले पार्क में मिलने के लिए कहा। सुहानी ने अपने पिता से पूछकर हाँ कही और मिलने के लिए आ गई। वह आज साधारण तरीके से तैयार हुई थी, पर उसका सौंदर्य औपचारिक बातचीत के बाद विपिन ने अपनी समस्या सुहानी के सामने रखी। विपिन ने कहा, तुम इसे अन्यथा मत लेना, मैं सिर्फ अपनी समस्या को तुमसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर वाले दहेज चाहते हैं और मैं सिर्फ तुम्हें। कल को शादी में दहेज को लेकर कोई ऊंची नीची बात हो सकती है, क्योंकि मेरी माँ तो इस बात पर अड़ी हुई है कि दहेज नहीं तो शादी नहीं। उन्होंने तो बाकायदा एक अच्छी खासी दहेज लिस्ट बनाकर मोहन जी के हाथों भिजवाई थी। उसे तो मैंने रास्ते में ही फाड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भाभी ससुराल और मेरी भाभी जीवन साथी की नज़रों में हमारी इज्जत खत्म हो, वो भी सिर्फ एक दहेज रूपी कीड़े के लिए। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ दहेज में मिला धन स्त्री धन होता है, पर जिस पिता के अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल दान में दे दिया हो, उनसे दहेज रूपी धन की उम्मीद वाहियात है। धन तो कमाया जा सकता है, परंतु इज्जत नहीं। मान सम्मान इज्जत जाने में एक पल लगता है और कमाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। धन कमाने के लिए तो बहुतेरे अवसर आएंगे और धन की कमी भी नहीं है, पर मैं अपने माँ बाप को समझा नहीं पा रहा। उनके दिमाग में दहेज का कीड़ा बैठ गया है। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम मेरा साथ दो। तो सुहानी कहने लगी, मेरे माँ बाप ने हम बहनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगर आपका परिवार दहेज चाहता है तो मैं शादी से स्पष्ट इनकार करना पसंद करूंगी, क्योंकि जब दहेज रूपी लोभ किसी के मन में घुस जाता है तो ताउम्र ससुराल वालों को अपनी बहू और उसके परिवार में कमियां नजर आती हैं। हमारा संविधान दहेज लेने और देने दोनों को अपराध की श्रेणी में रखता है, और वैसे भी हम लोगों की मानसिकता ये बन चुकी है, बेटी को दहेज देकर हम उसके जीवन में खुशियां खरीद पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये विचार ही सामने वाले को अत्याचारी बनाता है। वैसे भी दहेज लोभी कभी भी अपनी बहू से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और उनके घर में सदैव क्लेश रहता है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं आपके परिवार की बहू बन प्रताड़ना सहूं। तब आरव गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अब तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मैंने अगर ब्याह किया तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, अन्यथा सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा। सुहानी उसकी आंखों में देखकर तनाव में आ गई। वह कहने लगी, अगर दहेज के लिए उसके पिता की पगड़ी उछाली गई तो वह अपने पिता की इज्जत उछलने नहीं देगी। इसलिए बेहतर यही होगा, यह मंगनी तोड़ो और जहाँ दहेज मिल रहा हो, वहाँ जहाँ तुम्हारा परिवार संतुष्ट हो रहा हो, वहीं शादी करो। आरव सुहानी की तरफ से कोई बात बनती न देख फिर उसकी मिन्नतें करता और वह कहता कि उसे सिर्फ इतना ही का पता है कि हमारी आधी शादी मंगनी तो हो चुकी है। क्या तुम उसे नाते मेरी जरा सी भी मदद नहीं करोगी? सुहानी, क्या चाहते हो? आरव, मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि मेरा सहयोग करो। सुहानी, कैसा सहयोग? सुहानी, किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है आपको? बोलिए ना। आरव बोला, हम आज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर कोई कुछ नहीं। सुहानी बीच में ही टोकते हुए, बस करिए, क्या कह रहे हैं आप? आप जो कह रहे हैं उसके मायने पता भी है आपको? इस तरह उफ, ये तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये तो घर वालों की खिलाफत जैसा कर्म हुआ। नहीं, मुझे मान्य नहीं। मेरा फैसला यही है कि यदि दहेज की मांग हुई तो मैं आपको ठुकरा दूंगी, पर दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं दूंगी। लड़कियों की जिंदगी का मजाक बना रखा है आपके परिवार जैसी मानसिकता वाले लोगों ने। अब बस, इतना कह सुहानी वहां से निकल जाती है। आरव चिंता में काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहता है, फिर बेवजह घूमता रहता है क्योंकि उसके दिलो दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है। रात काफ़ी हो जाती है। वो सर पकड़कर वहीं डिवाइडर पर बैठ जाता है। गाड़ियों के शोर में उसे अपने टूटते रिश्ते की आवाज़ आती मालूम होती है। तभी वह निर्णय लेता है कि वह घर नहीं जाएगा। जिस माता पिता को इंसानियत से अधिक दहेज का मोह है, जो माता पिता अपने बच्चे की भावनाओं को भी समझ नहीं पा रहे, उस घर में अब वह तब तक नहीं लौटेगा जब तक उसके अपने माता पिता को अपनी गलती का एहसास ना हो। जब वे रिश्तों की गर्माहट को सर्वोपरि समझेंगे, पैसे की गर्माहट को नहीं, तब उनका बेटा उन्हें मिल जाएगा। मैं शिक्षक हूँ, इस तरह किसी की बेटी का, किसी के परिवार का मान सम्मान अपनी खुशी के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। मैंने पद ग्रहण करते समय लिखित में स्टाम्प पेपर पर सुहानी की ही मैं दहेज नहीं लूँगा। फिर मैं कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उधर आरव की माँ को चिंता हो जाती है। आखिर माँ तो माँ होती है। वह फ़ोन लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब क्या करे? इकलौता बेटा, वह भी गुस्से में घर से निकला और अभी तक घर नहीं वापस आया। वह अपने पति के कमरे में जा उन्हें आरव के बारे में बताती है। कावेरी को परेशान देख महेश भी चिंतित हो गया। वह गाड़ी ले पूरे शहर का चक्कर लगा आया, पर कहीं नहीं मिलता है आरव। फिर महेश आरव के बेस्ट फ्रेंड वकील साहब से उसके बारे में पूछता है और उसे भी महेश को ढूंढने को कहता है। वकील साहब जानते हैं उनके मित्र कहाँ मिल सकते हैं। वे उसी पार्क की ओर गाड़ी दौड़ा देते हैं जिस पार्क में सुहानी से मिलना तय हुआ था। परंतु ये क्या, आरव तो यहाँ भी नहीं है। वह सड़कों पर आरव को ढूंढने की कोशिश करता है, पर कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलते। अब तक तो कावेरी जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है। वह खुद को कोसती है, क्यों 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 उसने अपने बच्चों की भावनाओं को नहीं समझा? क्यों उसने दहेज की मांग करके अपने ही बच्चे को ठेस पहुंचाई? उन्होंने तो बाकायदा अच्छी खासी लिस्ट बनाकर मोहन के हाथों में राजेश जी के घर पहुंचाई थी। क्या इस कारण आरव ने? नहीं मेरे बच्चे, तुम इस कदर अपने घर को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। वह यूं ही बिलखती रहती है, पर आरव अभी तक नहीं लौटा था। सुबह होने वाली थी। महेश खुद को इसका दोषी समझ रहे हैं। क्यों उन्होंने दहेज चाहा? इस दहेज की इच्छा ने मेरे अपने बच्चे को हमसे दूर कर दिया। अब कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ होगा मेरा आरव? मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माता की नाक के चक्कर में हमेशा। महेश की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। सुबह हो गई थी। आरव का कहीं अता पता नहीं था। आरव गायब है, यह बात सुहानी के घर तक पहुंच चुकी थी। वे सब भी भागकर महेश के घर आ पहुंचे।
सब दुखी थे। रिश्ता पनपने से पहले ही दहेज रूपी आग में झुलस गया था। जब आरव ही नहीं तो अब रिश्ता कैसा। सब अपने अपने दिमागी घोड़े दौड़ा रहे, अपने अपने कयास लगा रहे थे, पर आरव सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। आरव आखिर कहाँ चला गया। सुबह से दोपहर हो गई, ना आरव की कोई सूचना आई, न खुद आरव आया। आरव के माता पिता को कल रात से ही सुहानी के परिवार वाले सांत्वना दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे, उम्मीद दे रहे थे, उनके दुख में उनके बराबर खड़े थे। तभी सुहानी के फ़ोन की स्क्रीन चमकती है। एक टेक्स्ट मैसेज को देख वह दूसरे कमरे में जाकर उसका जवाब देती है। डन, सारी योजना सफल रही। आप आ जाइए। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। सुहानी दरवाज़ा खोल देती है। आरव को सामने देख कावेरी जी तो मारे खुशी से जोर जोर से रोती हुई बेटे को गले लगा लेती हैं। महेश ने भी आरव को पहले कसकर गले लगाया, फिर कसकर डांट लगाई। तब आरव ने धन पर रिश्तों की इस जीत के पीछे की कहानी बताई। मैं डिवाइडर पर परेशान सा बैठा था, मेरा रोम रोम टूट रहा था। तब मुझे आखिरी उपाय सूझा, भगवान का द्वार। वहां जाकर मैंने प्रार्थना की। भगवान के द्वार में गजब की शांति थी। तन मन शांत हुआ भगवान के चरणों में शीश झुकाने से। तब मैंने लास्ट बार सुहानी को कॉल करने की सोच उसे फ़ोन लगाया। सुहानी ने तुरंत कॉल अटेंड की। शायद ये भी बेताब थी बात करने के लिए। पार्क में मिलने के बाद सुहानी ने ठंडे मन से अपने मनोभावों से ऊपर उठकर सोचा, तो इसने मेरा सहयोग करने में मदद करने की सोची होगी। फ़ोन उठाते ही मेरे बोलने से पहले ही मैं तैयार हूँ सहयोग के लिए, तपाक से सुहानी ने कहा। तब हम दोनों ने ये नाटक रचा, आप दोनों को ये एहसास दिलाने के लिए कि बच्चों से बढ़कर, रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें और शर्मिंदा मत करो बेटा, हम पापी हैं, अपराधी हैं जो अपनी मति भ्रष्ट कर ली, महेश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। आरव, नहीं पापा, आप इस तरह। राजेश और साधना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसा पाप, कैसा अपराध, कैसा सहयोग, दोनों ने ही सम्मिलित स्वर में पूछा। तब आरव ने घटनाक्रम का आदि अंत बताया। आरव ने स्वयं द्वारा दी गई परेशानी के लिए सबसे हाथ जोड़ माफ़ी मांगी। राजेश ने कहा, चलो देर आए दुरुस्त आए, जो हो गया उसे भूल जाते हैं और आगे की सोचते हैं। जी सोचना क्या, जल्दी से जल्दी दोनों की शादी रख लेते हैं, इनका क्या पता कोई और योजना बना लें, हंसते हुए साधना ने कहा। साधना की बात सुन सब हंसने लगे तो माहौल थोड़ा करुण रस से हास्य रस की ओर अग्रसर हुआ। कुछ दिन उपरांत बिल्कुल सादे समारोह में आरव और सुहानी की शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।